नमस्ते। माता जी के आश्रम स्कूल प्रारंभ करने के पीछे ये एक केवल बाहरी कारण था कि डिवोटीज आ गए थे और उनके बच्चे आ गए थे, किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये था जो माँ कई बार अपनी टॉक्स में बताती हैं और जिस कारण से हम देखते हैं कि श्री अरविंद ने स्वयं 5 दिसंबर को अपने शरीर का त्याग, जिसको हम कहते हैं विड्रू फ्रॉम द बॉडी, माँ ने बताया था लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अर्थ एंड मैनकाइंड। तो कई जगह माँ बताती हैं कि एक इंडिविजुअल की प्रगति और कलेक्टिव प्रोग्रेस ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ये हो नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, और एक लिमिट तक व्यक्ति की प्रोग्रेस को इंडिपेंडेंटली कर सकता है, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड जब वो जाता है तो वो समाज के उससे बाहर हो जाता है और या फिर समाज उसको नहीं आगे बढ़ने देता है। तो वे चाहती हैं, और कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन उनका एक ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि वे केवल इंडिविजुअल नॉस्टिक बीइंग्स या सुपरामेंटल बीइंग तैयार करने नहीं आई थी, किंतु पूरे समाज की व्यवस्था, मनुष्यता के अंदर एक नई प्रजाति का जन्म। तो ये भी एक कारण था कि उन्होंने कलेक्टिव रूपांतरण का एक पहला कदम था, क्योंकि उसके पहले सारे साधक जो थे वे एक इंडिविजुअल के रूप में श्री माँ से मिलते थे। तो हम देखते हैं कि जो जीवन शैली चेंज होती है माँ की, पहले जितनी इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती थी, मानो सबको वो अपने कुकून में लेके रखती थी। ये बात माँ बाद में बताती हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़े और जैसे जैसे आश्रम स्कूल में बच्चे आए, तो उन्होंने एक इंडिविजुअल कुकून की जगह सबको एक कलेक्टिव कुकून में डाल दिया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रोग्रेस सबके साथ हो जाती थी। और अगर एक व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है तो सब प्रोग्रेस करेंगे, और अगर एक व्यक्ति पीछे जा रहा है तो सब पीछे जा रहे हैं। इसको माँ कहती हैं कि जो इस प्रयास को एक जगह कहती हैं कि मैं प्रयास कर रही हूँ कि अब तुम लोगों की एक कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी फॉर्म हो। और उस दिशा में उन्होंने एक और चीज़ जो प्रारंभ की थी वो है कलेक्टिव मेडिटेशन। तो कलेक्टिव मेडिटेशन आश्रम में पहले भी होता था। लोग प्रतीक्षा करते थे माता जी की, रात को कभी कभी 11 बजे, शाम को, सुबह भी होता था। बहुत पहले सुबह भी होता था, लेकिन बाद में प्रायः शाम को होता था। लेकिन आश्रम स्कूल प्रारंभ होने के बाद ये कलेक्टिव मेडिटेशन प्लेग्राउंड में सारी एक्टिविटीज़ के बाद में होता था। बहुत बाद में श्री माँ समझाती हैं कि इसका प्रयोजन क्या था। तो वे बताती हैं कि जो आश्रम के अंदर, जो अभी हम लोग 4 दिन आश्रम के अंदर मेडिटेशन होता है और 2 दिन प्लेग्राउंड में होता है और 1 दिन फिल्म दिखाई जाती है। तो वो बताती हैं कि वो दिन जब आश्रम के अंदर मेडिटेशन होता है, जिसको हम आश्रम मेन बिल्डिंग कहते हैं, वो मेडिटेशन होता है जिसमें हम सब व्यक्तिगत रूप से अपनी अभिप्सा को ऊपर उठाते हैं, और श्री माँ हम सबकी अभिप्सा के साथ अपनी ट्रेमेंडस अभिप्सा को जोड़ देती हैं। तो वो एक एसेंट का मेडिटेशन है जिसमें हमारी चेतना का ऊर्ध्व आरोहण होता है। दूसरा जो प्लेग्राउंड का मेडिटेशन है, उसमें वो बताती हैं कि आवश्यकता है ओपन होने की और रिसेप्टिव होने की, और मैं सबके अंदर जो ऊपर से आता है उसको डाल रही होती हूँ। तो इन दोनों का प्रयोजन अलग था। यानी वो 2 प्रकार के मेडिटेशन हम सबके सामने बताती हैं। एक है जिसमें हम अभिप्सारत होते हैं और ऊपर की तरफ अभिप्सा के बल पर, और वो अभिप्सा जब श्री माँ के साथ जोड़ देते हैं तो श्री माँ की कृपा के साथ हम लोग ऊपर उठते हैं। चेतना के अलग अलग स्तरों पे आरोहण होता है, निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर, उससे कांटेक्ट में आते हैं इत्यादि। और दूसरा है जब हम केवल खुले होते हैं और ग्रहणशील होते हैं ताकि उच्च चेतना हमारे अंदर उतरे। तो ये एक उनका ये प्रारंभ हो गया था। दूसरा, बच्चे जब आए तो पूरा एक एटमॉस्फियर बदला, साधकों के लिए एक नया एडजस्टमेंट हुआ। नलनीदा बताते हैं कि एक दिन जब हम प्लेग्राउंड में गए तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि हमारा नया जन्म हो गया है, क्योंकि एक लंबे समय तक बच्चे थे नहीं और बड़ी ऑस्टियर और कठिन जीवन इन द सेंस कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ थी उस समय। लेकिन बच्चों के आने के बाद उसमें एक अलग रिद्म आया। स्वाभाविक है, जब बच्चे आते हैं तो वो एक नया प्राण लाते हैं, और उनका बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना, तो पूरे जीवन की गति बदल गई। और हम इस प्रकार से देखें कि अगर आश्रम के प्रारंभिक दिन श्री माँ ने बीज डाला और साथ में पौधे को
थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं हुआ है, तो आपको बचाना पड़ता है पशुओं से, आसपास कोई खो ना जाए, तो एक फेंस बनानी पड़ती है। लेकिन जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब उसकी शाखाएं निकलने लगती, तो आपको उसको एक फ्रीडम देनी होती है। तो बच्चों के आने के साथ हम देखते हैं कि एक नई चीज आश्रम में प्रारंभ हुई, एक प्रकार की फ्रीडम। लेकिन वो फ्रीडम नहीं है जिसको हम समझते हैं कि जो मर्जी जैसे कर लें। जब किसी बच्चे ने पूछा, शिक्षकों ने भी पूछा, क्योंकि ये सारी बातें सामने आई कि आप फ्रीडम पे इंसिस्ट करती हो, तो ये फ्रीडम क्या है? क्या इसका अर्थ ये है कि बच्चे जो मर्जी वो करें? तो माँ कहती कदापि नहीं। फ्रीडम का अर्थ ये है कि हम सबका अपना एक लक्ष्य है जो हमारी आत्मा ने चुनाव किया है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। अब उसको ढूंढना और उसको अपने जीवन में फलित करना और उस दिशा में जाना, इसकी हमें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वास्तव में ये फ्रीडम एक सुप्रीम डिसिप्लिन है, लेकिन अंतर ये है कि जैसे बाहर हम लोग डिसिप्लिन इम्पोज करते हैं एक नियम से, कानून से, स्टिक के द्वारा, रॉड के द्वारा या कैरेट के द्वारा, रिवार्ड और पनिशमेंट से, या पुलिस के डर से, या लॉ के डर से। ये एक, जब इंसान बहुत क्रूड है तब उसके लिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जाते हैं, ये नीड ऑफ डिसिप्लिन हमारे अंदर से आनी चाहिए। तो इस डिसिप्लिन का अर्थ ये है कि हम अपनी ऊर्जा को हम किस दिशा में लगाएंगे, इसका चुनाव हमको स्वयं करना है और उस दिशा में लाना है। यानी डिसिप्लिन यहाँ पे इज चैनलाइजिंग आवर एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन, ना कि एक आर्बिट्ररी कंट्रोल बाहर से जो सब हर किसी को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल देना। हम स्वयं ये निर्णय करें कि हमको इस ऊर्जा को किस दिशा में लगाना है, और वो दिशा कौन सी होनी चाहिए? हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति में, और हमें तैयार करने के लिए फॉर दी न्यू रेस। वास्तव में स्कूल का प्रयोजन यही था। ये प्रयोजन बिल्कुल नहीं था कि जॉब मिलेगा। ये और बात है कि आश्रम स्कूल से जितने भी बच्चे निकले, प्रायः सब लोग जो बाहर गए, जिन्होंने जॉब्स ढूंढे या संसार में सांसारिक जीवन जीने के लिए गए, उनको जॉब भी मिला। और इसका एक कारण ये था कि यहाँ पे लैंग्वेज पे बहुत अधिक इंसिस्टेंस था। तो कई बच्चे जो जाते हैं, एक तो कई लैंग्वेजेस पढ़ने के कारण, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें कि अगर इंडियन भाषाओं में संस्कृत है, जिसके अंदर वो लचीलापन है, वो शुद्धता है, वो वास्टनेस है, रिचनेस है, उसी प्रकार विदेशी भाषाओं में फ्रेंच है, उसके अंदर एक अद्भुत ब्यूटी है और परफेक्शन है। ये दो भाषाएं प्लस मदर टंग और प्लस लोकल कई भाषाएं लोग सीख ही जाते थे, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन स्कूल है और फ्रीडम भी है। कई लोग चाहते थे कि नहीं, हम साथ में स्पेनिश पढ़ें, ग्रीक पढ़ें, जर्मन पढ़ें। तो ये केवल ये नहीं था कि भाषा ज्ञान हो रहा है, इसके कारण हम बच्चों के अंदर एक तो भिन्न भिन्न कल्चर जो संसार में हैं उनके प्रति ओपनिंग के कारण एक वाइडनेस आ रही थी, और उस वाइडनेस के साथ साथ कई प्रकार की भाषा ज्ञान के कारण उनके अंदर एक सपलनेस आ रही थी, रिजुता आ रही थी। और ये वाइडनेस और सपलनेस उनको बहुत हेल्प करती है जब हम बाहर जीवन में जाते हैं, क्योंकि ये दो क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो हमको अडेप्ट करना सिखाती हैं जीवन की हर परिस्थितियों में, और साथ ही हमारे माइंड का एक समुचित डेवलपमेंट होता है। तो जब ये कई लोग पूछते हैं कि फ्रेंच मीडियम क्यों है, फ्रेंच मीडियम और साथ में संस्कृत और मदर टंग, ये वास्तव में बेस्ट तैयारी है मनुष्य को एक इंटरनेशनल मानव बनने के लिए, जहाँ तक उसके माइंड का सवाल है। और साथ में जो ह्यूमन माइंड है उसको अलग अलग प्रकार की हिस्ट्री का एक्सपोजर, ज्योग्राफी का एक्सपोजर, ताकि वो केवल अपने एक कूप पंडूक का जीवन ना रहे। दूसरी चीज़ जो बड़ी अद्भुत चीज़ सीमा बताती हैं, जब किसी ने पूछा कि हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन कैसे देनी है, अलग से बैठकर उनको कुछ बताना है स्क्रिप्चर्स के बारे में इत्यादि, तो माँ दो बातें स्पष्ट करती हैं। एक तो वो डिफरेंस स्पष्ट करती हैं रिलीजियस टीचिंग और स्पिरिचुअल टीचिंग में, और वो कहती है रिलीजियस टीचिंग बिलोंग्स टू द पास्ट एंड स्पिरिचुअल टीचिंग बिलोंग्स टू द फ्यूचर। अब दोनों में ये अंतर क्या है? रिलीजियस टीचिंग्स में हम कई चीज़ों को पढ़ते हैं और उसको मान लेते हैं। स्पिरिचुअल टीचिंग है जिसमें हम केवल मान नहीं लेते हैं, हम अपने जीवन को उस दिशा में डालने लगते हैं और उन चीज़ों को अनुभव करते हैं, उस दिशा में जाते हैं। इसका एक उदाहरण हम ले लें, और वो स्कूल से सीधा संबंधित भी है, कि हम सब एक कम से कम भारतीय परिवेश में हम सब मानते हैं कि सोल नाम की कोई चीज़ होती है जो इमॉर्टल है, जो बार बार रिटर्न होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी और इवन मोहम्मडन कंट्रीज़ में भी ये माना जाता है कि रूह नाम की कोई चीज़ है, हालांकि वो वापस नहीं आती है, लेकिन उसको बाद में मृत्यु के बाद उसको उठना होता है, जागना होता है। लेकिन ये केवल एक मान्यता है।
हम शिक्षा में सोल को कैसे हम पाएं, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट मन प्राण शरीर सोल के इंस्ट्रूमेंट कैसे बने, कैसे उसको अभिव्यक्त करें, इस पर बिल्कुल भी जोर नहीं है। हमें तब आत्मा याद आती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब हम स्मरण करते हैं कि ओ उसकी मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, आत्मा हाजिर है हमारे है। तो ये एक प्रकार का हिपोक्रेसी, एक डबल लाइफ है। जो रिलीजियस लाइफ हमें, कम से कम वो रिलीजियस लाइफ जो अब हम समझते हैं, सनातन धर्म और पुराने भारतीय सभ्यता, आर्य सभ्यता में ये डिवीजन नहीं था। हम लोग देखेंगे कि इवन युद्ध कौशल में, नृत्य में, आपसी संबंधों में, विवाह में, बच्चों में, ये सब कुछ एक पूजा के रूप में किया जाता था। लेकिन कालांतर में हम इसको भूल गए हैं या केवल एक कस्टम के रूप में करते हैं। अब माँ कहती हैं कि एजुकेशन इज ए सेक्रेडोसी, शिक्षा क्या है, एक पूजा है। और फिर वो कहती हैं एक कोई जगह का हेड बनना, राष्ट्र का अध्यक्ष बनना, हेड बनना, वो भी एक पूजा है। और इस प्रकार वो कहती हैं कि शिक्षा पूजा है, जो शिक्षक हैं उनको पुजारी बनना है। यानी उनको ये काम इसलिए नहीं करना है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं या मेरा नाम होगा या मैं बड़ा पॉपुलर टीचर होऊंगा, कोई भी बाहरी मोटिव नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पूजा है। तो वो पूजा तभी हो सकती है जब धन का उसमें बीच में आदान प्रदान ना हो, जिसकी बात मैं कल कर रहा था। और पुराने समय में हम देखते हैं कि धन नहीं होता था, गुरु दक्षिणा होती थी। और गुरु दक्षिणा केवल इसलिए होती थी, कई बार लोग इसको समझते हैं कि अच्छा गुरु की आंख दक्षिणा पे होती थी। नहीं, गुरु दक्षिणा इसलिए होती थी क्योंकि एजुकेशन, सीमा बताती है, इट कैन नेवर बी सोल्ड, क्योंकि उसका मोल भाव किया ही नहीं जा सकता। ज्ञान एक ऐसा प्राइसलेस ट्रेजर है कि आप उसका मोल नहीं लगा सकते। तो दक्षिणा फिर क्यों होती थी कि अगर कोई इस ऋण को लेकर चला जाता है तो इससे बड़ा कोई ऋण नहीं होता। अगर हम आयुर्वेद के पुराने शास्त्र पढ़ें तो डॉक्टरों के साथ भी यही था। जो चिकित्सक था वो धन नहीं मांगता था कभी जिसका इलाज करता था। तो उसका निर्वाह कैसे होता था, जो ठीक हो जाता था वो उसको, जो भी उसको धन हो या धान्य हो, वो गिफ्ट में देता था और ये मांगा नहीं जाता था। और ये इसलिए ताकि हम उस ऋण को ना लेकर जा सकें, क्योंकि ये एक वैदिक काल में ये था ऋण का, जिसको बाद में डिस्टॉर्ट होके कार्मिक थ्योरी का एक बड़ा क्रूड फॉर्म बन गया। लेकिन इस ऋण का अर्थ ये था कि बेसिकली कि जब कोई अभिभावक या बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो शिक्षक का ऋण जब वो देता है तो वास्तव में, और शिक्षक उसको स्वीकार कर लेता है, तो यानी वो अब फ्री है अपने जीवन को, वरना वो ऋण के बोझ में रहता है। यहाँ पे सीमा ने उससे भी मुक्त कर दिया। तो ऋण कैसे यहाँ पे चुकाते हैं कि अगर तुम तैयार हो इस फ्यूचर लाइफ के लिए। तो यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि अभिभावक या बच्चा जब बड़ा हो जाए तो अपने गुरुजनों को ऋण दे, क्योंकि गुरुजन भी केवल एक ही भाव से कार्य कर रहे हैं, पूजा के रूप में भगवान को पूजा। और जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वो सक्षम हो जाते हैं इस जीवन को जीने के लिए, तो इतना काफ़ी है कि वो इस जीवन की ओर बढ़े। यही भगवान हमसे चाहते हैं। तो ये एक चीज़ हम देखते हैं। दूसरी चीज़ माँ बताती हैं कि ये पुराना कंसेप्ट है कि स्पिरिचुअलिटी अलग है, हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है। माँ बताती हैं देयर इज द स्पिरिट इन ज्योग्राफी, देयर इज स्पिरिट इन हिस्ट्री, देयर इज स्पिरिट इन साइंस। यानी स्पिरिट यानी एक आत्म तत्व है, एक दिव्य तत्व है। हमको अगर जल को समझना है कि जल कैसे है, कैसे बना है, तो केवल हम केमिस्ट्री के आधार पर नहीं समझ सकते हैं। हमको भगवान को समझना है। हमको यदि ज्योग्राफी को समझना है, पृथ्वी को समझना है, सृष्टि को समझना है, हिस्ट्री को समझना है, तो हम तब समझ सकते हैं उसको सही मायने में जब हम उसका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन जो सब चीज़ के पीछे खड़ा होता है। और इसको हम एक साधारण से उदाहरण से समझ लें। हम लोगों के यहाँ महाभारत रामायण को इतिहास समझा जाता है, लेकिन इतिहास है तो इतिहास को अगर हम बाहर से पढ़ें तो हम देखेंगे कि दो कुल, एक ही कुल में दो पांडुपुत्र और धृतराष्ट्रियंश, ये दोनों लड़े और यदुकुल था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो इतिहास के पीछे जो स्पिरिट है वो हम तब देखते हैं जब महाभारत युद्ध के बाद सब योद्धा कहते हैं कि हमने विजय प्राप्त की। और तब बर्बरीक जो श्री कृष्ण ने जिसको एक अमृतत्व दिया था सिर के ऊपर, सिर काटने के बाद अमृतत्व दिया था,
तो बर्बरीक से पूछने जाते हैं, तो बर्बरीक हंसते हैं और कहते हैं मैंने तो दोनों तरफ श्री कृष्ण को देखा, या गीता का जो ग्रैंड विजन है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थ है, यानी ये केवल एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है जो हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखा, उसमें एक धर्म की स्थापना का अंश है। ये चीज़ हम लोग भूल गए हैं, इसीलिए हम लोग बार बार भूल करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इवन जब क्रिप्स प्रपोजल आया था, बाद में भी इस तरह की भूलें हुई जिनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो सीमा चाहती थी कि ये खंड खंड करके ना करें, हमको वो स्पिरिट सब चीज़ में लानी है। किंतु जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, अभी जो बच्चे हैं उनका अपना लक्ष्य नहीं होता, वे वास्तव में अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं का एक पुलिंदा बन जाते हैं। मानो उनके जीवन का लक्ष्य यही है कि माता पिता के जो स्वप्न थे, अधूरे स्वप्न थे, उसको पूरा करना है। ये एक बहुत ही घातक रोग है जो हमारे समाज को खाता है और बच्चे को आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन वास्तव में बच्चा इस संसार में अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने नहीं आया। फिर कुछ माता पिता, कुछ एक बहुत कम होते हैं जो अपने आदर्श के हिसाब से, मेरे आदर्श के हिसाब से मेरा बच्चा चले, ये भी सत्य नहीं है। बच्चे के अंदर उसका अपना एक सत्य है जो उसने धारण किया है, और उसको प्रकट करना और एक्सप्रेस करना इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ये उसकी नियति है और उस दिशा में बढ़ना चाहिए। इस योग में जो लोग चलते हैं उनको ये आम अनुभव होता है कि किस प्रकार से जब वो प्रारंभ में जीवन जी रहे थे वो एक प्रकार का जीवन था, और जब वो जैसे जैसे इस योग में आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि कई बार वो काम जो वे लोग पहले कर रहे थे, बिल्कुल उनका प्रोफेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि उससे मानो वो एक अज्ञान में एक पुराना कर्म जो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन जब ज्ञान की गांठ खुल जाती है तो एक दूसरा कर्म जिसके लिए वो बने हैं वो उनके सामने प्रकट होता है। और यहाँ आश्रम में भी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। एक सज्जन थे जिनको सीमा ने कहा कि तुम्हें फ्रेंच पढ़ानी है, तो उसने कहा कि मुझे फ्रेंच आती नहीं। माँ ने कहा कोई बात नहीं है, मैंने तुमको ये चीज़, ये काम दिया है और अपने आप तुम्हारे अंदर वो सब कुछ आएगा। तो आश्रम के बारे में ये, और ये आज तक सच है, सीमा के कार्य के बारे में सच है कि जब सीमा कोई कार्य देती हैं तो पहले हमने वो कार्य किया हो या ना किया हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कार्य अपने आप वो सब कुछ शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान अंदर में डाल देती है। हमको बस उसके प्रति खुलना होता है। उदारदा एक उदाहरण देते हैं कि जब उनको उदार पिंटो, उनका ओरिजिनल नाम तो कुछ और था, उदार नाम दिया था श्री अरविंद ने, क्योंकि और बताया नोबल एंड जेनरस। तो उदारदा, प्रणबदा, ये दोनों इतने एक दूसरे से मिलकर इतना सुंदर उन्होंने फिजिकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट बनाया और वर्कशॉप बनाई। उदारदा तो कई इंजीनियर थे वैसे प्रोफेशन से, एरोनॉटिकल इंजीनियर, लेकिन उन्होंने बीइंग एन इंजीनियर हारपागॉन, बहुत सारे वर्कशॉप्स, लेथ, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ बनाई। और प्रारंभ कैसे किया था, माँ ने उनको 1 रुपये का सिक्का दिया, तो उन्होंने कहा इससे मैं प्रारंभ करूं, बोली हाँ, स्माइल करके। और वो बता दें कि कैसे जो जो मुझे चाहिए था, सामग्री, ज्ञान, स्थान, ये सब कुछ आते चले गए। यानी ज्ञान हमारे अंदर होता है, हमें खुलना होता है। तो इस शिक्षा के बारे में पहली चीज़ ये है कि बच्चे को ये जानना है जैसे जैसे वो बड़ा होता है कि वो यहाँ क्यों आया है, उसका एम क्या है। आधुनिक शिक्षा में हम एम बच्चे का नहीं देखते हैं, माता पिता का एम। तुझे ये बनना है, वो बनना है, धन कमाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन इस शिक्षा में बच्चे को ये स्वतंत्रता दी जाती है अपना एम ढूंढने के लिए, इसीलिए फ्री प्रोग्रेस ज़रूरी है। अगर हम फ्रीडम नहीं देंगे उसको एक्सप्लोर करने के लिए तो वो कैसे ढूंढेगा। तो ये फ्रीडम इसलिए ज़रूरी है। माँ बार बार कहती थी कि अभिभावक प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं, वो मार्ग में आते हैं बच्चे को अपने अंदर के सत्य को ढूंढने के लिए। तो ये फ्रीडम दी जाती है ताकि वो अपने ही अंदर वो क्या करने आया है, उसमें उसकी किस दिशा में सच में अभिरुचि है। श्री अरविंद इसको प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के रूप में बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं। श्री माँ साइंस ऑफ लिविंग में बताती हैं टू नो वन सेल्फ एंड टू कंट्रोल वन सेल्फ। और फिर वो कहती हैं कि सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, दैट वी मस्ट हैव एन एम, हमें एक लक्ष्य होना चाहिए। और अगर हम लक्ष्यहीन जीवन है तो हमारा जीवन मिजरेबल होगा। तो ये एम ढूंढना ही बहुत बड़ी बात है। साथ में कहती हैं जितना विशाल और उदात्त हमारा लक्ष्य होगा उतना अधिक हमारा जीवन आनंद में होगा, और जितना संकीर्ण होगा उतना अधिक हमारे जीवन में मिजरी रहेगी। और एक तीसरा सूत्र बताती हैं
कि हमें एक चीज़ स्मरण रखनी चाहिए कि यदि हमको संसार में परफेक्शन देखना है तो पहले हमको अपने अंदर उस परफेक्शन को धारण करना है। तो टीचर्स को वो सलाह देती हैं कि कोई भी तुम ज्ञान, यानी यहाँ टीचर्स भी स्टूडेंट बन जाते हैं। ये नहीं कि जैसे बाहर होता है कि एक टीचर है, उसने बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, इसलिए वो टीचर बनेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। कई पहले हुआ भी ऐसे कि कोई बाहर से आया, उसने कहा मैं इस चीज़ में एरिया में एक्सपर्ट हूँ, वो टीचर बनना चाहता है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया यहाँ तो ये है कि हमें तैयार होना है कि सब कुछ नए सिरे से जानना है, सब कुछ नए सिरे से सीखना है। चूँकि हमने साइकोलॉजी में एक कोर्स किया इसलिए हम साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, चूँकि हम बाहर ये थे इसलिए हम वो चीज़ पढ़ा सकते हैं, ये एक अज्ञान की भाषा है। ये हमारे अंदर से ये भाव प्रकट होना चाहिए। इसलिए माँ बताती हैं कि सच्चे मायनों में इंटीग्रल शिक्षा देने के लिए शिक्षक को एक योगी होना है। पहली बात वो बताती हैं कि उसको एक साइकोलॉजिस्ट होना है, उसको जानना है कि बच्चों के अंदर कोई मूवमेंट होता है, क्यों होता है, उसके पीछे कौन सी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। दूसरा, उसके अंदर एक विनम्रता होनी है। शिक्षक को ये पता होना है कि मैं कितना भी जान लूँ, मेरे सामने ज्ञान का एक अनंत सागर सामने है और उसकी कोई सीमा नहीं, यानी ही हैज़ टू प्रोग्रेस, उसको प्रगति करते रहना है। तीसरा, वो बताती हैं कि उसको अपने ऊपर आत्मसंयम होना है। कई बार जब क्लास की कंप्लेन करते थे टीचर की, माँ ये बच्चे प्रॉब्लम है या इस बच्चे के साथ ये समस्या हो रही है, तो माँ यही इसी पर जोर देती थी कि तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल है। इसका बहुत एम्फेसिस माने जगह जगह फिजिकल एजुकेशन में भी वो कैप्टन के ऊपर ये एम्फेसिस देती थी कि जो लीडर्स हैं, यदि उनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, उनके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वही वो ट्रांसमिट कर देते हैं बच्चों में जाने अनजाने। यानी अगर हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो क्लास में बच्चों का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा। यदि हमको उनके अंदर संयम डालना है तो पहले हमको संयमी बनना है, और जब हम संयमी बनते हैं तो हमारा एक शब्द कहीं अधिक मायने रखता है देन जब हम केवल एक लिखे पढ़े चीज़ों में और बाहर से हम डांटते हैं या छड़ी दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में हम स्वयं बड़े उदंड हैं, हम स्वयं चिल्लाते हैं, चीखते हैं जब कोई हमारे सामने नहीं होता। तो शिक्षक को लास्ट में कहती हैं कि हैज़ टू बी ए योगी। उसके पास वैसा धैर्य होना चाहिए, पेशेंस, जैसे जगत पिता का धैर्य होता है और पेशेंस होता है, और ऐसा उसके अंदर कंपैशन और प्रेम होना चाहिए जैसे जगन माता का प्रेम है। यानी प्रत्येक कार्य यहाँ पे केवल बाहर का कार्य नहीं है, कांस्टेंट हमें अपग्रेडेशन का कार्य है। फिर ये शिक्षा कैसे दी जाती है, कौन सी किताब पढ़ाई जाती है इत्यादि। श्री अरविंद पहली चीज़ तो ये स्पष्ट करते हैं कि नथिंग कैन बी टॉट। ये तो अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। तो कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जा सकती, इसका क्या अर्थ है? ज्ञान हमारे अंदर होता है लेकिन वो गांठ में बंद होता है। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, बाहर से इंफॉर्मेशन देते हैं। अब वास्तव में अगर हम देखें तो जो भी ज्ञान संसार में आया, किताबों में प्रकट हुआ, वो प्रारंभ कैसे हुआ था? किसी के अंदर खोज थी और वो खोज उसने एक दिशा में लगाई और चीज़ों को उसने ऑब्जर्व किया और उसके अंदर से कहीं पर लिंक बना, कनेक्शन बना, कोई इनसाइट खुली और उसने उस हिसाब से ज्ञान को प्रकट किया। तो वो कैपेसिटी हम सबके अंदर है, लेकिन हम केवल इन्फॉर्मेशन को ज्ञान समझ बैठते हैं। लेकिन हमें बच्चों को ये सीखना है, बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे वो स्वयं ज्ञान को अर्जित करें, कैसे वो सीखें। और इसकी बड़ी सुंदर कहानी हमारे उपनिषदों में है, जहाँ सत्यकाम जाबाली की कहानी, जहाँ सत्यकाम जाते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान आता है, जंगल में जाके वो गाय चराते हैं और उसी के माध्यम से उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान आता है। यानी एक यूनिवर्सल लर्निंग का जो कंसेप्ट है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों को उदंड जैसे भी फ्री छोड़ दिया वो अपने आप ज्ञान आ जाएगा। उनको ये सिखाना है, हम इंस्ट्रक्टर नहीं हैं लेकिन केवल एक हेल्पर हैं, एक गाइड हैं। यानी बच्चे खुद सीख रहे हैं, लेकिन जहाँ उनको एक अड़चन आ रही है, जहाँ उनको नहीं समझ आ रहा है, तो उस गांठ को खोलने के लिए वो शिक्षक के पास जाएं। फ्री प्रोग्रेस का वास्तविक अर्थ ये है कि वे स्वयं सीख रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक है जो उनको हेल्प करता है इस दिशा में, प्रोजेक्ट के रूप में या जिस भी रूप में हम इसको देखें। उसके इंटरेस्ट के रूप में कोई बटरफ्लाइज में इंटरेस्टेड है, कोई जनजीवन में इंटरेस्ट है, तो क्या अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? हाँ, पढ़ने हैं। क्यों? इसलिए कि माइंड सफल बनता है। जितने हम अलग अलग भिन्न भिन्न सब्जेक्ट पढ़ते हैं उतना अधिक मन के अंदर, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जिससे मन का विकास होता है। यानी हम सब्जेक्ट इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि कल हमको पीबीसी या पीसीएम इस दिशा में जाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा माइंड जब भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स को पढ़ता है तो हमारे मन के अंदर एक विशालता और ऋजुता आती है। ये देखा गया है उन लोगों में जो बहुत
भिन्न भिन्न तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं, उनका माइंड अपने आप विशाल और रिजु बनने लगता है। तो ये सारी ये ज्ञान की गांठ अंदर से खोलना, नथिंग कैन बी टॉट। दूसरा एक चीज़ वो बताते हैं कि हम बच्चे के अंदर हैमर नहीं कर सकते, माइंड हैज़ टू बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ। बच्चा जाना चाहता है एक दिशा में, लेकिन हम जबरदस्ती उसको जो हम चाहते हैं वो बनाएं, वो पढ़ाएं, ये वो शिक्षा नहीं है। तो माँ प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देती हैं, शिक्षण संस्थान ये स्पष्ट कर देता है कि यदि हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके वो बने जो हम चाहते हैं, तो ये जगह उनके लिए नहीं है। ये जगह उनके लिए है जो बच्चा क्या चाहता है, किस दिशा में उसकी एक स्वाभाविक टेंडेंसी है, इंटरेस्ट है, उस तरह से उसका जीवन डेवलप हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि माइंड हैज़ टू बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ। श्री अरविंद कहते हैं कि वो विचार की बाहर से हम हैमर कर दें चीज़ों को माइंड के अंदर और जैसा हम चाहते हैं उसको मोल्ड कर दें। श्री अरविंद कहते हैं इट्स ए क्रूड एंड बार्बरिक सुपरस्टिशन। ये बहुत ही एक राक्षसी वृत्ति है जिसको हमें अपने अंदर से हटाना चाहिए। और तीसरी चीज़ कहते हैं कि नियर टू द फार। ये एक बहुत सारे बच्चे हैं तो उसके साथ नहीं हो सकता, जब कम बच्चे हैं तो हम नियर टू द फार, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का, कुछ बच्चे हैं जो पास्ट से जुड़े हुए हैं, कुछ हैं जो मॉडर्न सेंस में हैं, कुछ बच्चे जो भविष्य की ओर देख रहे हैं। तो जिस दिशा में, जहाँ बच्चों का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रत्येक बच्चे का अलग स्टार्टिंग पॉइंट होता है आंतरिक चेतना के रूप से। खासकर अगर हम रीबर्थ के एस्पेक्ट को लें तो सबके सुधर्म अलग होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, क्योंकि हमने जहाँ पूर्व विकास छोड़ा है अब हम आगे को विकास करेंगे। तो प्रत्येक बच्चे को एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन देनी है। तो ये एक दूसरा तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्वाभाविक है अगर क्लास में 50 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशो को इस प्रकार से रखा जाता है, और ये चीज़ तभी संभव है जब बचपन में एक यंग एज से ये प्रारंभ करें। एक और बात माँ बताती हैं कि मैं एटमॉस्फियर पे कहीं अधिक इम्पॉर्टेंस देती हूँ देन एक्चुअल वर्ड्स। यानी हमें एक वातावरण ऐसा बनाना है जहाँ शिक्षा, जानने की चाह, स्वयं को मास्टर करने की चाह, हमारे लक्ष्य को ढूंढने की चाह, अपने आप ये चीज़ हमारे अंदर आए। ये बोलने से ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस और एटमॉस्फियर के साथ आती है। यही चीज़ हम लोग देखते हैं, जो 3 चीज़ें श्री अरविंद बताते हैं कि जो माध्यम है, पहला है वर्ड्स। शब्द ठीक हैं, वो आवश्यक हैं। एक मनुष्य, हम लोग शब्दों की भाषा समझते हैं, साइलेंस की भाषा नहीं जानते, लेकिन उससे अधिक होता है इन्फ्लुएंस। श्री अरविंद माता जी योग में भी ऐसे ही करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम कैसे लिखें, अब हमको कौन उत्तर देगा। आवश्यक नहीं है। यदि हम अपने अंदर खुले रहें, जो बात सीमा ने अमल किरण को बताई 1950 में, जब श्री अरविंद, या 51 में, कि देखो कुछ नहीं बदला है, तुम अपने अंदर प्रे करो, तुमको इंस्पिरेशन आएगी। यानी साइलेंस में जो ज्ञान ट्रांसमिट होता है वो पक्का ज्ञान होता है, क्योंकि शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है एक ढंग से दूसरे ढंग से। तो ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वर्ड्स के बाद इन्फ्लुएंस। और तीसरा, जो जिसमें सबसे अधिक समस्या है मेरे विचार से, वो है एग्जाम्पल। वो लिविंग एग्जाम्पल जिसको बच्चे देखें और अनुकरण कर सकें। आज के समय में ये आइडियल नहीं है, कोई लिविंग एग्जाम्पल नहीं है। और वो सीमा कहती हैं, श्री अरविंद कहते हैं कि ये तीनों चीज़ जरूरी है। अब सीमा के समय अगर हम देखें, अभी भी उनका ही समय है, लेकिन जब वो शरीर में है तो वो अपने एग्जाम्पल से कितना कुछ सिखाती हैं। प्रणवदा बताते हैं कि उनके जीवन शैली कैसी थी। तो सुबह के समय 6 बजे से उठ के सीमा, प्रणवदा उनके काफ़ी करीब, चंपकलाल जी और प्रणवदा के साथ उनका एक विशेष संबंध भी होता है। जब सीमा शरीर को छोड़कर रात को जाती थी अनेकों जगत में कार्य करने के लिए, तो आवश्यक था कोई व्यक्ति जो भूमि पर रह करके एक अकल्ट वर्ल्ड में एडवर्स फोर्सेस के अटैक के अगेंस्ट खड़ा रहे, एक द्वारपाल की तरह। हम लोग जो देखते हैं कि जब माँ पार्वती स्नान कर रही हैं तो गणेश जी द्वारपाल की तरह खड़े हुए हैं। तो प्रणबदा का ये कार्य था, और इसीलिए कई बार माँ बताती भी हैं कि प्रणबदा उनको पुकारते थे तो वो उच्चतर जगत से नीचे आती हैं। नहीं तो ये उनके लिए तो बहुत आसान था श्री अरविंद के बाद उनमें मर्ज हो जाना, लेकिन नीचे से एक जो आवाज़ वो सुनती थी दादा की,
मदर कम, तो वो वापस आ जाती हैं अपने शरीर में। तो जब जब जैसे आवश्यकता होती थी वैसे वैसे सीमा के यंत्र बनते हैं। जब प्रणबदा आते हैं तो एक नया दौर शुरू होता है आश्रम में, वो है शिक्षा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन एक सबसे कठिन एस्पेक्ट, जो सबसे बड़ी कठिनाई है, और वह है फिजिकल एजुकेशन। तो दादा बताते हैं कि किस प्रकार से माँ का रूटीन था। सुबह 6 बजे से चलता रहता था, लोगों से मिलना, बर्थडेज हैं, इंटरव्यूज़ हैं, प्रणाम है, दर्शन है, बालकोनी दर्शन है, इत्यादि इत्यादि। फिर शाम को 4 बजे से 1946 तक तो माँ बाहर नहीं निकली, कहीं नहीं गई। 46 के बाद उन्होंने टेबल टेनिस फिर टेनिस खेलना प्रारंभ किया। 1945 में पहली बार फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है। नहीं तो स्कूल का फॉर्मेशन 43 में होता है, 44 में फिजिकल एजुकेशन का एक प्रारंभिक सीट स्टार्ट होता है, और 45 में पहली बार दोनों, एक कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन और फिजिकल एजुकेशन का एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। 47 में, क्योंकि ये दोनों एक दिन करना कठिन था, तो दोनों के पहले दिन बदले जाते हैं, पहले समय बदला जाता है। सुबह में कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल का और शाम को जो फिजिकल एजुकेशन का। बाद में दोनों के दिन बदले जाते हैं, 1 दिसंबर को स्कूल का कल्चरल और 2 दिसंबर को फिजिकल एजुकेशन का। ये एक अपने आप में इसका पूरा एक इतिहास है। किंतु सीमा 4 बजे के बाद फिर जैसे जैसे वो व्यस्त होने लगी, और 1950 के बाद उन्होंने पूरी तरह एक फोकस मानो बन गया। रियली उस समय ऐसा लगता है कि महाकाली का कार्य, लोग अक्सर समझते हैं कि काली और महाकाली दोनों में एक कंफ्यूज करते हैं। काली यानी जो विनाश करती हैं और विकेट को मार डाला, लेकिन जो महाकाली है वो इंटेंस प्रेम की देवी हैं, जो इस तीव्रता से कार्य करती हैं, द्रुत गति से कार्य करती हैं कि मानो काल की सब सीमाएं रेखाएं मिटा देती हैं। ये चीज हम लोग देखते हैं माँ इंटेंस प्रेम के साथ कैसे स्कूल के अंदर 1950 से और 51 से तो देर शाम को उनका फिर प्लेग्राउंड में जाना, कन्वर्सेशंस बच्चों के साथ, सारे कार्यक्रम देखना, जब कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी है वो देखना, और एक एक एस्पेक्ट को देखना फिजिकल एजुकेशन के। फिर बहुत देर रात को लौटती थी वो, कभी कभी 10-11 भी बज जाते थे, कई लोगों से मिलना और भी कई काम होते थे। और फिर उसके बाद करीब 1-1:30 बजे वही उनका जो नॉर्मल टाइम होता था, उससे 2-3 घंटे जिसको हम कहते हैं विश्राम, लेकिन दादा बताते हैं कि वो भ्रमण करती थी और ऑकल्ट बैटल्स उस समय लड़ती थी। एक बड़ा सुंदर संस्मरण बताते हैं वो कि किस प्रकार से एक दिन माँ साफ कर रही थी बालकोनी पे, किसी कौवे ने बीट कर दी थी। तो एक साधक जो वहाँ थे वो भाग के गए, माँ ये तो मैं पूछ देता हूँ, मैं कर देता हूँ, आप क्यों कर रही हैं? तो सीमा मुस्कुरा के कहती हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे मनुष्यों के अंदर जो गंदगी है जिसको साफ करना पड़ता है वो तो बड़ी बेहावे है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। उनके व्यक्तिगत उदाहरण से कि जीवन कैसा होना चाहिए, आत्म उत्सर्ग कैसा होना चाहिए, यज्ञ कैसा होना चाहिए, कैसा वो जीवन है जिसमें हम पूरी तरह अपने आप को भगवान के लिए दे देते हैं, उनके कर्म के लिए, ये हम सीमा की लाइफ से एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ये लिविंग एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। यदि हम केवल बच्चों को कुछ कहें लेकिन हम अपने जीवन में उसको नहीं उतार रहे हैं, तो आज की जनरेशन हिपोक्रेसी को टॉलरेट नहीं करती। ये माँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती हैं कि नए जगत में एक चीज़ जो नहीं होगी वो हिपोक्रेसी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक नई शिक्षा का प्रारंभ होता है जिसमें ये सारे भिन्न भिन्न अंग डेवलप होते हैं बड़े नेचुरल ढंग से। ये इस प्रकार से नहीं होती कि ये मेंटल एजुकेशन है, ये वाइटल एजुकेशन है, ये फिजिकल एजुकेशन है, ये साइकिक और ये स्पिरिचुअल। हर चीज़ में ये सारी चीज़ें मिली हैं। हमको जब माइंड भी हम एजुकेट कर रहे हैं भिन्न भिन्न लैंग्वेज, तो हमको उसको एक डीपर दृष्टि से देखना है। ये नहीं कि ये लैंग्वेज तो ये फ्रेंच लैंग्वेज है, इससे मुझे ये लाभ होगा, ये लैटिन है, ये पुरानी लैंग्वेज है, परंतु उसमें हमको देखना है कि उसमें एक साइकिक टच क्या है। साइकिक टच कैसे आता है भाषा में? ब्यूटी के साथ, रिचनेस के साथ, कितनी वो एक्सप्रेस करती है हमारी सूक्ष्म भावों को, क्योंकि चैत्य के अंदर बहुत सूक्ष्म भाव उठते हैं जिसको हम, अगर भाषा अच्छी नहीं हो तो हम उसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी भाषाएं हैं जो हमारे चैत्य भावों को प्रकट करती हैं? जब जो लोग जानते हैं, फ्रेंच के जानकार हैं, वो बताते हैं कि जब सीमा की ओरिजिनल फ्रेंच में प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस है, उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो बहुत कुछ
खो जाता है। और जब उसको फर्दर हिंदी में करते हैं तो हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच में फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर एक ब्यूटी है और एक रिफाइननेस है और सटलिटी है जो बाकी भाषाओं में मिसिंग है, एक्सेप्ट संस्कृत। तो इस प्रकार से वो केवल क्लासेस नहीं ले रही थी सीमा, परंतु अपनी एक ऊर्जा को, एक नया प्राण इस जीवन में, शिक्षा में उड़ेल रही थी। हम लोग थोड़ा सा इस विषय में पढ़ लें। और एक चीज़ वो कहती हैं कि शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है। वो कहती हैं कि गर्भ के समय से सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि माता पिता बच्चे को भी अनकॉन्शियस रूप से धारण करते हैं। तो माँ, उनके जो एसेज हैं बुलेटिन में छपते हैं 1950-51 में, जिसमें वो बताती हैं पूरा ये शिक्षा क्या है। और वो कहती हैं कहाँ प्रारंभ होती है, स्कूल में नहीं, कंसेप्शन के समय। कई माता पिता बच्चा इसलिए अपने गर्भ में धारण करती हैं माएँ, क्योंकि ताकि वो बड़ा होकर कई तो बहुत ही विचित्र भाव है कि मेरे बुढ़ापे की लाठी या सहारा बनेगा। यानी एक बच्चा नहीं है, हम एक सिक्योरिटी अपने लिए ला रहे हैं। फिर कुछ लोग होते हैं मेरी अधूरी कामनाओं को पूरा करेगा। तो ये हमारा भाव नहीं होना चाहिए। बच्चों को गर्भ में धारण करना इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो आकर पृथ्वी पर कुछ अच्छा करे। कम से कम वो इस संसार को सुंदर बना के जाए, कुछ अच्छी चीज़ इस संसार में दे के जाए। एक अभिप्सा होनी चाहिए सौंदर्य की, प्रकाश की, ब्यूटी की, हार्मनी की, स्वीटनेस की। तो वो चीज़ बच्चे के अंदर में आनी चाहिए। लेकिन यदि हमारा स्वयं का जीवन भय और क्रोध इससे घिरा रहेगा, एंग्जाइटी से, तो बच्चे के अंदर भी वही आएगी। तो ये शिक्षा केवल शिक्षण संस्थान की शिक्षा नहीं है, सर्वांगीण शिक्षा, बल्कि माता पिता से प्रारंभ होती है और बच्चे के जन्म से लेकर या जन्म के पूर्व प्रारंभ होती है, और वो चिता के पार भी जाती है, क्योंकि जो उसने अर्जित किया है वो आगे लेके जाता है। एक चीज़ जो माँ बताती हैं कि हमारे जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य है, होना चाहिए, और वो है स्वयं को जानना। हम यहाँ स्वयं को जानने आए हैं, ये जानने के लिए कि हम क्या हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हमें क्या करना है। और ये कोई बाहर से नहीं बताएगा, ये हमें स्वयं जानना है। और यदि हम ये नहीं जानते तो हमारा जीवन पूरी तरह खाली है, अपने लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी। और इसलिए वे चाहती हैं कि इसका प्रारंभ अर्ली करें। तो वो किंडरगार्टन से बच्चों को तैयार करती हैं कि वो धीरे 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 स्वयं को जाने। किताब पढ़ना वो एक बात है, ABCD सुना देना या बाबा ब्लैक शिप सुना देना या कोई राइम सुना देना या श्लोक सुना देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन वो बच्चा स्वयं को कैसे जानता है, कितना अधिक जानता है, अगर क्या हम जानते हैं उसको, अगर उसके अंदर एक जेनरोसिटी की क्वालिटी है, वो उदारता में कोई चीज़ अपनी दे देता है, तो आमतौर पर पेरेंट्स उसको कहते हैं ये वो अपना नहीं है, तूने उसको ये चीज़ क्यों दे दी। फिर हम स्वयं ऐसे उदाहरण बनते हैं बच्चे के लिए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर एक और बड़ी सुंदर बात बताती हैं कि हम चमत्कार का एक स्वप्न देखते हैं जब हम यंग होते हैं, युवा होते हैं। हम चाहते हैं कि संसार में जो कुछ भी अगली है, विकेड है, वो समाप्त हो जाए, सब कुछ सुंदर हो, प्रकाशमय हो, सुख में हो। हम ऐसी कहानियों को चाहते हैं जिनका अंत अच्छा हो। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हाँ, यही तुम्हें रियलाइज करना चाहिए, और ना केवल ये संभव है किंतु ये सुनिश्चित है। माँ एक चीज़ और बताती हैं कि सत्य की जय होती है, निश्चित रूप से जय होती है, ये बच्चों को बताना चाहिए। द सर्टिट्यूड ऑफ ट्रूथ्स फाइनल विक्ट्री बचपन से ही बताना चाहिए। और ये तब संभव है, ये संभव है, ना केवल संभव है बल्कि निश्चित है, यदि तुम अपनी चेतना में उस भाग के संपर्क में आ जाओ जो ये कर सकता है। या चैत्य भाग की बात कर रही हैं माँ। वही तुम्हें पूरे जीवन मार्गदर्शन करना चाहिए, उसी भाग को, और पूरी जीवन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तुम्हें विकसित करना चाहिए उसी दिशा में जो तुम्हारी सच्चाई, जो तुम्हारी सच्ची वास्तविकता है, उस दिशा में ले जाए। और उसको साधारण तौर पे जगत केवल एक इल्यूशन कहता है। यानी सोल की अगर बात की जाए मॉडर्न एजुकेशन में, तो उसको लोग कहते हैं हाँ वो सब बुढ़ापे के लिए है, रिटायरमेंट का प्लान है। लेकिन वास्तव में ये सब चीज़ें अच्छी हैं, स्क्रिप्चर में लिखी हैं, माननी चाहिए,
लेकिन वो जब हम रिटायर हो जाएं, तो माँ कहती हैं ये बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग जीवन को इस प्रकार से देखते हैं। फिर कई बार जब बच्चे के अंदर एक एंथुजियाज्म हो, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मालूम है जीवन ऐसा नहीं है, बल्कि उसको एनकरेज करना चाहिए, कहना चाहिए हाँ इस समय चीज़ें वैसी नहीं हैं, वे सुंदर नहीं हैं, असुंदर हैं, किंतु उनके पीछे एक सौंदर्य है जो अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर सकता है, कर रहा है, और यही तुमको उसी सौंदर्य को प्रेम करना है और अपनी ओर खींचना है। इसी को तुमको अपने सपनों को आधार बनाना है और अपना लक्ष्य बनाना है। फिर और एक चीज कहती हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको रीजनिंग डेवलप करके, ताकि वो रीजन से अपने वाइटल को, अपनी इंस्टिंक्ट्स को, इंपल्सेस को कंट्रोल कर सकें। अब एक सूक्ष्म अंतर बता रही हैं। Usually, all education, all culture, all refinement of the senses and the being is one of the best ways of curing instincts, desires, passions. तरीका क्या बता रही हैं वो, हमारे अंदर जो क्रूडनेस है, वल्गैरिटी है, उसको कैसे क्योर करना है। ये एक समस्या है जो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा इन साइट्स पे जाता है, इस तरह की चीज़ें पढ़ने लगा है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका प्राण तत्व बहुत कमज़ोर है और क्रूड है। तो क्रूड और कमज़ोर को हम कैसे करते हैं? उसको बाहर से अंकुश लगा करके मारपीट करके उसको बंद करना चाहते हैं। माँ कहती है ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है? टू एलिमिनेट दीज थिंग्स डज नॉट क्योर देम, टू कल्टिवेट, इंटेलेक्चुअलाइज, रिफाइन देम। उनके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअलाइज, कि ये क्या है, तुम देख रहे हो कि तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो, इसको कैसे रिफाइन करना है, इसको सुंदरता की तरफ क्यों कैसे ले जाना है, लस्ट को लव में कैसे परिवर्तित करना है, क्रोध को एक शक्ति की ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित करना है, ये हमको उनको सिखाना है। दिस इज द श्योरेस्ट मीन्स ऑफ क्योरिंग, टू गिव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट फॉर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, to acquire a certain sense of harmony and exactness of perception. This is a part of the culture of the being. तो इस प्रकार से तैयार करना है। एक और चीज़ बताती हैं कि नॉर्मली हम लोग सही गलत मॉरल सेंस में बताते हैं, लेकिन माँ बताती हैं उससे कहीं अधिक है कि जब बच्चा छोटा होता है तो कोई ऐसी चीज़ करता है जो सही नहीं है, तो उसको अंदर में अनीज होती है, तो उस चीज़ की ओर उसका संकेत ले जाओ। और दूसरा, भय कभी नहीं आना चाहिए तुम्हारे और बच्चे के बीच। स्कोल्डिंग, पनिशमेंट, इससे भय आता है। तुमको क्या करना है? बच्चे के अंदर उस भाव को डेवलप करना है कि वो स्वयं ये जान जाए कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये उचित नहीं है। यानी अगर किसी बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ कही जो हमें पता चली कि ये नहीं करने योग्य है, तो नॉर्मली हम लोग उसको एक मॉरल लेक्चर दे के सही गलत का दंड दे देते हैं। बल्कि हमको इंस्टेड बच्चे से ही पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुमने किया वो सही है, वो उचित है। और यदि वो सच बोल दे तो कभी उसको किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने सत्य को बोलने का साहस किया है। तो ये सब बड़े रिवॉल्यूशनरी चीज़ें हैं जो माँ बताती हैं। अंत में एक चीज़ हम पढ़ के, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सीमा का वॉल्यूम 12 में है और सारी लेखनी में उनका है, और नेचुरली इस पर बहुत कुछ हुआ है, मटेरियल है और हम लोग पढ़ सकते हैं विस्तार से। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सुंदर चीज बता रही है माँ। अब वो पेरेंट्स और टीचर्स को बता रही हैं। नाउ आई एम एड्रेसिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स, फॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन दैट इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस टू लुक एज इफ दे वर गुड, टू लुक एज इफ दे वर ओबीडियंट, टू लुक एज इफ दे वर स्टडिंग वेल एटसेट्रा। ये बाहर से साधु बच्चा बनना, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए, ये चीज़ जिसको हम बाहर से कहते हैं, बाहर के गुड मैनर्स जिससे लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं, अंदर में ये वो भाव नहीं है। सीमा कहती हैं कि ये प्रिटेंस जो है, ये एक बाहर की लिपापोती जो सारे संसार में चलती है कि व्यक्ति बाहर कैसा दिखता है, कैसा प्रेजेंटेबल है, ये चीज़ नए जगत में नहीं रहेगी, वो चली जानी चाहिए। तो कहती हैं कि मैं ये बता रही हूँ, वेरी ऑफन the course parents and teachers adopt with their children is to encourage them to look as if
दूसरों के सामने कैसा व्यवहार करना है। यानी हम प्राइवेट लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। फला फला आए हैं, उनके सामने तुमको उनके पाँव छूने हैं, रेस्पेक्टफुली बैठना है, वेल बिहेव्ड मैनरली होना है। यानी वो इसलिए हम कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अंदर उसकी चाह आई है या रिफाइनमेंट हुई है, बल्कि हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। ये एक फॉल्सहुड है जिसको योग की भाषा में शो और शैम कहा जाता है। It often happens that if a child spontaneously confesses his mistake, he is given a scolding. This is one of the greatest mistakes of parents. यानी एक तो उसके अंदर सत्य बोलने का साहस है और हम उसके लिए उसको डांट रहे हैं। You must have sufficient control over yourself, never to scold a child, even if he has broken a very valuable and cherished object. माँ अपने उदाहरण से जिसकी बात हुई कि चंपकलाल जी से जब वो कॉस्टली परफ्यूम की बॉटल गिर जाती है और माँ देखती हैं, फिर कहती हैं इट हैपेंस। एक बार पवित्रदा उनकी जब कार ड्राइव कर रहे हैं और उनको स्पीड, किसी कारण स्पीड तेज हो गई, आगे जाके एक गड्ढा था जिसको देख नहीं पाए। सडनली जब उन्होंने पास आके देखा तो जोर से ब्रेक दबाया और गाड़ी रुक गई। अब कोई नहीं जानता कि क्या प्रतिक्रिया होने वाली, क्योंकि एक ऑलमोस्ट हादसा ऐसा लगता था, प्रतीत हो रहा था कि हो जाता। श्री माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल पवित्रदा के कंधे पर हाथ रख के कहा इट हैपेंस, शांति से चलाओ, बस इतना काफ़ी है। तो जब वो देखा उन्होंने इस एग्जाम्पल से, इस तरह से इन सब ने श्री माँ से सीखा। यू शुड सिंपली आस्क हिम हाउ डिड यू डू दैट, व्हाट हैपेंड, कैसे हो गया ये। फॉर द चाइल्ड ऑट टू सी वाई इट हैपेंड, वो सचेत होगा, जानेगा कि ये क्यों हुआ। सो दैट ही कैन बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ताकि वो और अधिक सचेत हो सके। केवल उसको डांट देना कि इतनी कॉस्टली चीज़ थी तुमने बर्बाद कर दी, तुमको धन की वैल्यू नहीं मालूम है, ये तो बिल्कुल ही दूसरी दिशा में ले जाना हुआ। बट दैट इज ऑल। इन दिस वे यू विल गेट द चाइल्ड टू बी सिंसियर विद यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डिसीव यू, ताकि वो बच्चा तुम्हारे प्रति सत्यनिष्ठा से बोलेगा, ऑनेस्टी से बात करेगा, खुद भी वो एक मेंटली ऑनेस्ट बनेगा, छिपाएगा नहीं चीज़ों को, क्योंकि वो बाहर से एक साधु बच्चा बनना चाह रहा है। अंत में लिखती हैं माँ, और ये केवल पेरेंट्स टीचर नहीं, कोई भी इस योग पथ पे जा रहा है, बच्चों के लिए भी, बच्चे तो आजकल इससे प्राय मुक्त हैं, किंतु ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सीमा से जब किसी ने पूछा नए जगत में क्या चीज़ है जो नहीं रहेगी, तो माँ कहती है क्यों, सब कुछ रहेगा। श्री अरविंद को अगर हम लें तो कौन सी चीज़ है जो नहीं रहेगी। फिर कहती है एक चीज़ नहीं रहेगी, क्या, ये सत्य का जगत है, तो वहाँ हिपोक्रेसी नहीं रहेगी। तो हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर ये हिपोक्रेसी समाप्त हो गई है। तो यहाँ वो बता रही हैं द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वंस ओन कैरेक्टर इज हिपोक्रेसी। बाहर से हम कुछ और दिखाना, अंदर कुछ और रहना, ये हिपोक्रेसी। इफ यू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड व्हेन डीलिंग विद ए चाइल्ड, यू कैन डू हिम ए लॉट ऑफ गुड। कि हम केवल बाहर से चीज़ों को पॉलिश करने नहीं आए हैं। श्री अरविंद इसको एक महावाक्य के रूप में बताते हैं कि वी आर नॉट हियर टू रिपीट द ओल्ड फिएस्को। एक जगह और कहते हैं कि हम इसलिए नहीं आए हैं कि हजारों लोग एक मूवमेंट ज्वाइन कर लें और एक रिलीजन बना दें जिसमें से लोग बाहर से लिप सर्विस पे करते हैं, लेकिन उनके अंदर के जीवन को बदलना नहीं चाहते। ह्यूमन साइकिल में भी ये बताते हैं कि ये बहुत बड़ा डेंजर होता है, खासकर जब कोई स्पिरिचुअल मूवमेंट इंस्टीट्यूशन का रूप लेने लगता है। तो क्या होता है कि केवल बाहर से हम दिखना, बाद में होता है कि पुजारी जी के करीब एक स्क्रिप्चर पढ़ लेना, लेकिन अपने जीवन को ढालना, उसके अनुरूप बदलना, ये हम लोग भूल जाते हैं। तो श्री अरविंद बताते हैं कि इससे हमको सचेत रहना है कि किसी भी हालत में हम बाहर से इम्प्रेस करने की बजाय अपने अंदर स्वयं को चेंज करें, और हम जितना अपने आप को चेंज करेंगे, हम देखेंगे कि हम उतना अधिक संसार को बदलने में सहायक हो रहे हैं। एक जगह और माँ बताती हैं कि संसार में जब देखते हो कुछ भी बुरा, तो देखो अपने अंदर कि कहीं उसका कोई अंश तुम्हारे अंदर तो नहीं है। माँ के कई इंटरव्यूज़ होते थे, विनोबा भावे आए थे, तो उन्होंने जब पूछा कि मैं क्या करूं, तो माँ कहती नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो, जो है करते रहो। तो फिर वो उन्होंने पूछा कि नहीं कुछ तो आप कहिए, तो माँ कहती हैं कि सिंसियर रहो जो भी तुम कर रहे हो उसके प्रति, और भगवान का काम मान कर ये करो, बड़े सिंपल शब्दों में उनकी जो तैयारी है। तो हर किसी को
एक को कहती हैं, जब वो कहते हैं कि मैं चारों तरफ जब डिसऑनेस्टी देखता हूँ, अगलीनेस देखता हूँ, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। तो माँ बताती हैं कि मेरा सॉल्यूशन क्या है। माँ कहती है, जब मैं ये देखती हूँ तो एक अपने कक्ष में जाकर मैं अपने अंदर देखती हूँ कि मेरे अंदर इसका कोई अंश है क्या, और अपने अंदर मैं उस चीज़ को चेंज करती हूँ। और जब मैं अपने अंदर उस चीज़ को चेंज करती हूँ तो वो चीज़ बाहर बदलती है। तो संसार एक मिरर की तरह है जिसमें हम वो देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। और अगर हम अपने को चेंज करें, अगर हम अपने अंदर के सौंदर्य को प्राप्त करें, सच में चैत्य को टच करें, तो माँ बताती है वी विल सी दैट ब्यूटी मोर कॉमनली इन अदर्स। तो यदि हम पूरे संसार में केवल अगलीनेस देख रहे हैं, केवल कीचड़ देख रहे हैं, तो मतलब कहीं हमारी आंखों में कीचड़ भरा हुआ है। और वहीं अगर हम अपने अंदर के सौंदर्य को, अपने अंदर की चैत्य को, अपने अंदर जो सत्य है उसको बाहर ला रहे हैं, अपने अंदर के डिवाइन को, तो हम उस डिविनिटी को, उस सौंदर्य को संसार में और अधिक देखेंगे। और ये चीज़ सीखना या इस तरह से जीना बचपन से ही प्रारंभ होना चाहिए, और इसी का नाम एजुकेशन है। नमस्ते।